दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एग्जाम में सिर्फ 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने सब पढ़ा था, फिर भी सवाल कहीं और से आ गए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। स्वागत है आपका जॉब्स बाय संदीप में। आज हम कुछ ऐसा कवर करने वाले हैं जिसे छोड़कर जाना मतलब अपने सिलेक्शन को दांव पर लगाना है। सर सच में ये 1-2 नंबर का डर बहुत सताता है। ऐसा क्या खास है आज के इस सेशन में? आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान मास्टर रिवीजन नोट्स। इसमें हम इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, विज्ञान एवं तकनीक और अर्थव्यवस्था तथा खेल सब कुछ एक साथ कवर करेंगे। वाओ, मतलब एक ही वीडियो में पूरा पैकेज। बिल्कुल, ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार संग्रह है। इसमें हम एनसीईआरटी पर आधारित 26 अति महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और सबसे बड़ी बात, ये पूर्णतः नवीनतम पैटर्न और तथ्यों पर आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले तुरंत जॉब्स बाय संदीप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी 100% सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो सर शुरुआत किस टॉपिक से कर रहे हैं हम? हम शुरू कर रहे हैं खेल परिदृश्य से और हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर है। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराया था? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड या डी पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल अभी हाल ही की बात है। इसका सही जवाब सी न्यूजीलैंड है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। भारत ने इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी थी। सर इस टूर्नामेंट के बारे में और क्या-क्या डिटेल्स पूछी जा सकती हैं? देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था। इसे क्रिकेट के मिनी वर्ल्ड कप के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, और ये फाइनल मैच खेला कहाँ गया था? ये ऐतिहासिक फाइनल मैच दुबई में खेला गया था और इसके महत्व की बात करें तो भारत का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसके दबदबे को और भी मजबूत करता है। ये सारे की पॉइंट्स एनसीईआरटी और लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर आधारित हैं, इन्हें रट लेना। सर इकोनॉमी के सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब क्या है? कोई बात नहीं, अब ये सवाल से सब क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कृषि, बी सेवा, सी विनिर्माण या डी खनन। कृषि और खनन तो शायद प्राइमरी हैं, तो क्या इसका जवाब बी सेवा है? एकदम सही, इसका उत्तर है सेवा यानी सर्विस सेक्टर। हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये टर्शरी सेक्टर असल में काम क्या करता है सर? टर्शरी सेक्टर वह क्षेत्र है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान रखना, इसमें वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें किस तरह की सेवाएं आती हैं? इसमें बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन जैसी अमूर्त गतिविधियां शामिल हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्ट याद रखना, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में इसका योगदान सर्वाधिक होता है। सर संविधान में संशोधन अमेंडमेंट वाले सवाल तो हर एग्जाम में छपते ही हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था? ए मतदान का अधिकार, बी शिक्षा का अवसर, सी संपत्ति का अधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। सर 2002 का संशोधन, क्या ये बी शिक्षा का अवसर है? बहुत शानदार, सही जवाब है शिक्षा का अवसर। इस अधिनियम का प्रभाव ये हुआ कि इसने न केवल मौलिक कर्तव्य जोड़े बल्कि शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21A भी बना दिया। तो क्या ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है? हाँ, इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसका मेन उद्देश्य क्या था सर? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सुनिश्चित करना था। दोस्तों, ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए जॉब्स बाय संदीप को अभी सब्सक्राइब करें। सर अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। आज़ादी के समय की पत्र पत्रिकाओं से बहुत सवाल आते हैं। हाँ, ये लो आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सुभाष चंद्र बोस। यंग इंडिया, ये तो बी महात्मा गांधी जी ने किया था ना? बिल्कुल सही। यंग इंडिया मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी जी ने इसे कब तक संपादित किया था सर? गांधी जी ने इस पत्रिका का संपादन 1919 से 1931 तक किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने अहिंसा के विचारों का प्रचार करना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को प्रेरित करना था। क्या गांधी जी ने कोई और भी पत्रिकाएं निकाली थी? हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अलावा नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन का भी संपादन किया था।
ये सारे नाम अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। सर, इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रश्न भी बहुत उलझाते हैं। ये चालीसा दल क्या था? यही हमारा अगला सवाल है। दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल तुर्कान चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. बलबन या डी. अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम तो बड़ा अजीब है, तुर्कान-ए-चिहलगानी। क्या इसका उत्तर बी इल्तुतमिश है? एकदम सही, इल्तुतमिश ने इसे बनाया था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ध्यान रहे, इन्होंने इक्ता प्रणाली भी शुरू की थी। तो ये चालीसा दल असल में था क्या और इसका काम क्या था? इल्तुतमिश ने अपने वफादार 40 तुर्क सरदारों यानी गुलामों का एक शक्तिशाली दल बनाया था। यही चालीसा दल था। इसका कार्य सुल्तान को प्रशासन में सलाह देना और साम्राज्य की रक्षा करना था। क्या ये दल हमेशा बना रहा? नहीं, अंत में सुल्तान की शक्ति को सर्वोपरि बनाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने इस चालीसा दल को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये फैक्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से कौन सा सवाल है सर? सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक व्यापार होता था? ए. कालीबंगा, बी. लोथल, सी. धौलावीरा या डी. रोपड़? बंदरगाह पोर्ट की बात हो रही है तो इसका जवाब भी बी लोथल ही होगा। बिल्कुल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह शहर था। सर, ये लोथल आज के समय में कहाँ स्थित है? इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ व्यापार कैसे होता था? यहाँ दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम गोदी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड माना जाता है, जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत होती थी। व्यापार की बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और अन्य पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। एक एक पॉइंट सोना है, नोट करते जाना। सर, 1991 के आर्थिक सुधारों से भी कई बार सवाल आते हैं ना? बिल्कुल, और ये रहा सवाल, 1990-91 के दौरान भारतीय जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? ए. प्राथमिक क्षेत्र, बी. द्वितीय क्षेत्र, सी. सेवा क्षेत्र या डी. विनिर्माण क्षेत्र? अभी हमने सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो क्या इसका जवाब भी सी सेवा क्षेत्र है? सही पकड़ा। 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोले। इसे आर्थिक क्रांति कहा गया और इन्हें एलपीजी सुधार भी कहते हैं। एल माने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी माने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और जी माने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इन सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? इन सुधारों का सबसे अधिक लाभ सेवा क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर को मिला, विशेषकर आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को। इसी को सेवा क्षेत्र का उभार कहते हैं। और आज के समय में इसकी क्या स्थिति है सर? वर्तमान स्थिति ये है कि आज सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है, जो लगभग 53-55% का योगदान देता है। अगर आपको ये सब आसानी से समझ आ रहा है तो जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पॉलिटी का सेक्शन आ गया। सर, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे हम आसान बना देंगे। सवाल देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 39A, बी. अनुच्छेद 39D, सी. अनुच्छेद 41 या डी. अनुच्छेद 42? सर, ये तो मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इसका सही जवाब है बी. अनुच्छेद 39D। ये स्पष्ट करता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले। अच्छा, ये डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? ये डीपीएसपी संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो आर्थिक समानता और लैंगिक भेदभाव को मिटाने का काम करते हैं। सर, ऑप्शंस में अनुच्छेद 42 भी है, वो किस लिए है? अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता मटर्निटी रिलीफ से संबंधित है। एग्जाम में ऑप्शन से भी सवाल बनते हैं, इसीलिए पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर, राज्यों में तो राज्यपाल होते हैं, पर केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में कौन होता है? यही हमारा अगला प्रश्न है। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दमन दीव, पुडुचेरी में प्रशासक के रूप में कौन कार्य करते हैं? ए. मुख्यमंत्री, बी. प्रधानमंत्री, सी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या डी. गृह मंत्री? केंद्र शासित है तो शायद राष्ट्रपति जी का ही रोल होगा। क्या इसका उत्तर सी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि है? बिल्कुल सही। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 249 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है। अनुच्छेद 249 के तहत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। तो क्या राष्ट्रपति खुद वहां जाकर शासन करते हैं?
नहीं, राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के लिए अपनी ओर से एक उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक नियुक्त करते हैं। ये राज्यों के राज्यपाल से कैसे अलग होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। राज्यों के राज्यपालों के विपरीत ये प्रशासक राष्ट्रपति के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ना कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में। ये बहुत बारीक अंतर है जो एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछता है। सर, किसान आंदोलनों से भी प्रश्न बनते हैं ना? बिल्कुल, और बारदोली सत्याग्रह सबसे अहम है। प्रश्न है, 1928 में हुए प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी. लाला लाजपत राय। मुझे याद आ रहा है, क्या ये सी सरदार वल्लभ भाई पटेल है? एकदम सटीक जवाब। इस आंदोलन का कारण ये था कि गुजरात के बारदोली में प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में अनुचित रूप से 22% की वृद्धि कर दी गई थी और किसान इसके विरोध में थे। बाप रे, 22%! फिर पटेल जी ने क्या किया? वल्लभ भाई पटेल ने सफल नेतृत्व करते हुए किसानों को कर यानी नो टैक्स न चुकाने के लिए संगठित किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी। क्या इसी आंदोलन से उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी? हाँ, इस सत्याग्रह की अपार सफलता से प्रभावित होकर बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार यानी नेता की उपाधि दी और उनके दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अरे वाह, अब कंप्यूटर के सवाल। शॉर्टकट्स तो हम रोज यूज करते हैं। तो बताओ, कंप्यूटर में सेव फाइल की कॉपी दूसरी जगह बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? ए. Ctrl+X, बी. Ctrl+C और Ctrl+V, सी. Ctrl+S या डी. Ctrl+Z। कॉपी करना है तो बी Ctrl+C और Ctrl+V ही होगा। सही जवाब। कॉपी और पेस्ट के लिए Ctrl+C से चयनित फाइल या टेक्स्ट की कॉपी क्लिपबोर्ड में बन जाती है और Ctrl+V से वो कॉपी लक्षित स्थान पर पेस्ट हो जाती है। सर, बाकी शॉर्टकट्स का क्या काम है? देखो, अन्य महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स में Ctrl+S से फाइल सेव होती है, Ctrl+Z से अंतिम कार्य को पूर्ववत किया जाता है और अगर कट और पेस्ट करना हो तो Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। Ctrl+X का उपयोग फाइल को उसकी मूल जगह से हटाने यानी कट के लिए किया जाता है। इसके बाद Ctrl+V करने पर फाइल नई जगह चली जाती है यानी मूव हो जाती है। सर, पॉलिटी का एक और बड़ा सवाल, संसद में जो बिल पास होते हैं वो कानून कैसे बन जाते हैं? यही हमारा प्रश्न है। संसद द्वारा पारित किसी बिल को कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति कौन देता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. राष्ट्रपति या डी. उपराष्ट्रपति? मुझे लगता है देश के मुखिया होने के नाते सी राष्ट्रपति ही सहमति देते होंगे। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। तो मतलब दोनों सदनों से पास होना ही काफी नहीं है? नहीं, अंतिम चरण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई भी विधेयक, बिल तब तक अधिनियम, एक्ट या कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, असेंट ना हो जाएं। और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करना चाहे तो? इसके लिए उनके पास वीटो शक्ति, वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास विधेयक को रोकने, वापस भेजने, धन विधेयक को छोड़कर या सुरक्षित रखने की वीटो शक्तियां होती हैं। ये संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी भूमिका को दर्शाता है। स्लाइड 14, परिवहन और संचार, भारतीय रेल नेटवर्क। सर, भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए ना। चलो इस सवाल से शुरू करते हैं। 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? ए. 55,000 किलोमीटर, बी. 67,956 किलोमीटर, सी. 75,000 किलोमीटर या डी. 80,000 किलोमीटर? ये तो बड़ा एग्जैक्ट नंबर लग रहा है, बी. 67,956 किलोमीटर। बिल्कुल सही। 31 मार्च 2020 के डेटा के अनुसार ये 67,956 किलोमीटर थी। और क्या आपको पता है, वैश्विक रैंकिंग में मार्ग की लंबाई के हिसाब से भारतीय रेलवे अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वाओ, चौथा सबसे बड़ा। और भारत में पहली ट्रेन की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे, बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा ट्रैक है? भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे रूट नेटवर्क उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफलाइन है, जो प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों और माल की ढुलाई करती है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्लाइड 15, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल। सर, प्राचीन भारत का इतिहास, संगम काल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये किस भाषा से जुड़ा है? आपका सवाल स्क्रीन पर है। प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ए. संस्कृत, बी. तमिल, सी. कन्नड़ या डी. मलयालम? दक्षिण भारत की बात है, क्या ये बी तमिल है?
एकदम सही जवाब। संगम साहित्य प्राचीनतम ज्ञात तमिल साहित्य है। ये दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के प्रारंभिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे तमिल गौरव भी कहा जाता है। सर, इस संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? संगम का शाब्दिक अर्थ गोष्ठी, सभा या कवियों का सम्मेलन होता है, जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसका समयकाल क्या था? विद्वानों के अनुसार इन कविताओं और ग्रंथों की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य हुई थी। और प्रमुख महाकाव्य की बात करें तो शिल्पाधिकारों और मणिमेखलय संगम काल के सबसे प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हैं। सर, भूगोल में सीमाओं वाले सवाल बहुत आते हैं। लो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आ गया। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल? मैप में तो चीन की सीमा सबसे बड़ी दिखती है, पर क्या जवाब सी बांग्लादेश है? बहुत शानदार। भूगोल की बात करें तो टेढ़े मेढ़े नदी क्षेत्रों और डेल्टा के कारण मानचित्र पर यह सीमा छोटी दिख सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में ये सबसे लंबी है। कुल लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? भारत अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ साझा करता है, जो पीओके क्षेत्र में आती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है सर? संबंधित राज्य ये हैं। ये सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सर, इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों की बड़ी चर्चा होती है, ऐसा क्या खास था? इस सवाल से समझ जाओगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई प्रसिद्ध आर्थिक नीति कौन सी थी? ए बाजार नियंत्रण नीति, बी इक्ता प्रणाली, सी सिजदा प्रथा या डी मनसबदारी प्रथा? इक्ता तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी ना, तो क्या इसका जवाब ए बाजार नियंत्रण नीति है? बिल्कुल सही। अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं, अनाज से लेकर घोड़ों और दासों तक कीमतें तय कर दी थीं। इसे ही बाजार नियंत्रण नीति या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहा गया। ऐसा करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य कम वेतन यानी खर्च में अपनी मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए खड़ी की गई विशाल स्थायी सेना का रखरखाव करना था। तो क्या लोग चोरी छिपे कीमतें नहीं बढ़ाते थे? इसे रोकने के लिए उसने जमाखोरी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए शहना ए मंडी और दीवाने रियासत जैसे कठोर बाजार अधिकारी नियुक्त किए थे। और हाँ, बाकी ऑप्शंस का भी जान लो। इक्ता इल्तुतमिश द्वारा शुरू, सिजदा सुल्तान के आगे झुकना बलबन द्वारा शुरू और मनसबदारी अकबर द्वारा शुरू की गई थी। सर, ये संक्रांति यानी सॉल्स्टिस क्या होती है? मुझे इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब नहीं होगा। प्रश्न देखो, 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति यानी समर सॉल्स्टिस कहाँ पर होता है? ए दक्षिणी गोलार्ध, बी उत्तरी गोलार्ध, सी भूमध्य रेखा या डी इनमें से कोई नहीं? 21 जून, हमारे यहाँ तो खूब गर्मी होती है, तो क्या ये बी उत्तरी गोलार्ध है? बहुत बढ़िया। ग्रीष्म संक्रांति क्या है? 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.2 डिग्री नॉर्थ पर सीधी पड़ती हैं। तो क्या इसी वजह से ये दिन सबसे लंबा होता है? एकदम सही। इसी खगोलीय घटना के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इसी लंबे दिन के महत्व को देखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और शीत संक्रांति क्या होती है सर? शीत संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सर, ये कैट एग्जाम के बारे में तो सुना है, पर क्या कोई और कैट भी होता है संविधान में? हाँ, हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट की बात कर रहे हैं। प्रश्न है, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सी रेलवे अधिनियम या डी पुलिस अधिनियम? नाम से तो ए लग रहा है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। बिल्कुल सही। कैट क्या है? ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष अदालत है। सर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों को तेजी से और सस्ते में सुलझाना है। क्या संविधान में इसका जिक्र है? हाँ, संविधान का भाग 14A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया, जो अधिकरणों का प्रावधान करता है। इसी अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को पारित करके इसे बनाया गया था। स्लाइड 20, प्राणी जगत का वर्गीकरण, इकाइनोडर्मेटा संघ। साइंस के बिना तो जनरल नॉलेज अधूरी है। सर, जीव विज्ञान से कोई सवाल? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। तारा मछली स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ए केवल श्वसन, बी केवल भोजन पकड़ना, सी गमन यानी लोकोमोशन या डी केवल रक्षा करना?
जल संवहनी तंत्र, ये तो मैंने पहली बार सुना है, आप ही बता दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, गमन यानी चलना। संघ की बात करें तो तारा मछली एक मछली नहीं है, बल्कि ये इकाइनोडर्मेटा संघ का एक समुद्री जीव है। तो ये जल संवहनी तंत्र काम कैसे करता है? ये स्टारफिश और उसके जैसे अन्य समुद्री जीवों की एक अद्वितीय विशेषता है। ये ट्यूबों का एक नेटवर्क है जिसमें पानी भरा होता है। ये तंत्र पानी के दबाव, हाइड्रोलिक प्रेशर का उपयोग करके स्टारफिश के ट्यूब फीड को नियंत्रित करता है। क्या इसका सिर्फ चलने में उपयोग होता है? ये एक बहुउपयोगी तंत्र है। यद्यपि इसका उपयोग भोजन पकड़ने और श्वसन में भी होता है, लेकिन इसका सबसे मुख्य कार्य गमन यानी समुद्र के तल पर चलना और शिकार का पीछा करना है। स्लाइड 21, तरल यांत्रिकी, पास्कल का नियम। सर, फिजिक्स में सिद्धांत याद करना सबसे मुश्किल काम है, कोई आसान तरीका? इसे डेली लाइफ से जोड़ लो। प्रश्न देखो, वाहनों के हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ए, न्यूटन का नियम, बी, पास्कल का नियम, सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत या डी, बर्नौली का नियम? हाइड्रोलिक शब्द सुनकर मुझे लग रहा है बी, पास्कल का नियम होगा। बिल्कुल, पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद बर्तन में रखे तरल लिक्विड पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में बिना घटे समान रूप से फैलता है। तो हमारी गाड़ियों के ब्रेक में ये कैसे काम करता है? इसका व्यावहारिक उपयोग समझो। वाहनों में लगने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब ड्राइवर ब्रेक पैडल पर हल्का बल स्मॉल फोर्स लगाता है तो तरल दबाव गुणा होकर पहियों पर भारी बल लार्ज फोर्स लगाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। सर, बाकी नियम क्या काम आते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल यानी तैरने का नियम बताता है और बर्नौली का नियम वायुयान के पंखों की डिजाइनिंग और तरल का प्रवाह समझाता है। वाह सर, ये मास्टर रिवीजन सच में कमाल का था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा। अगर आप भी बिना किसी रट्टे के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले शानदार सेशन में।